कंसिडर द जनरल केस इन विच ए चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। अब एक हम ऐसा जनरल केस लेते हैं कि जिसमें चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट, चेंज ऑफ स्टेट जो हो रही है, पहले हमने क्या किया था, पहले हम क्या कर रहे थे, केवल आप मुझे बताओ, या तो वर्क कर रहे थे, है ना, हम केवल वर्क कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर जैसे भी वर्क करना है आपको, चाहे मैकेनिकल वर्क करें, तो हम देख रहे थे कि एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो थी, इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है। फिर हमने एक और ली थी एडियाबैटिक वॉल ली थी, है ना, तो उसमें देखा था हमने, ठीक है। हमने क्या किया था, फिर एक ली थी कंडक्टिंग वॉल, फिर हमने क्या किया, हमने ऐसे किया है कि उस कंडक्टिंग वॉल में हमने वॉल्यूम तो कर दिया था फिक्स, कंडक्टिंग वॉल में हमने कर दिया वॉल्यूम तो कर दिया फिक्स। अब उसको जब अगर हम हीट करेंगे तो इसकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या फिर इंटरनल एनर्जी घटेगी। और हमने इनको वॉल को ले लिया कि भाई हीट बाहर भी जा सकती है, अंदर भी जा सकती है, मगर ये वर्क नहीं कर सकता फंक्शन, ये वर्क नहीं कर सकता ये सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि एक चीज़ ले रहे थे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, अब हम क्या कर रहे हैं, अरे एक मिनट इसकी, हाँ, वी राइट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम चेंज लिखते हैं इंटरनल एनर्जी में, इस केस में ऐसे, जैसे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अब देखो, अब ये क्या है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और ये आ जाती है थोड़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, क्या है, फॉर ए गिवन चेंज इन स्टेट, किसी भी स्टेट में जो चेंज हो रहा है, क्यू एंड वी डब्लू कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द चेंज इज कैरिड आउट। मतलब ये दोनों डिपेंडेबल हैं कि भाई कैसे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे Q प्लस डब्लू इंटरनल एनर्जी के बराबर हैं, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई है। Q मतलब क्या है, Q बताओ क्या है, हीट है, और दूसरा क्या है, वर्क है ना, ठीक है। विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है, किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज कैरिड आउट, ये इससे इंडिपेंडेंट है किस तरीके से चेंज हो रहा है। इफ़ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट, अगर कोई भी एनर्जी और हीट मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा, और एज वर्क आइसोलेटेड सिस्टम, और या फिर वर्क में भी, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। द इक्वेशन 6.1 दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, ये इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच स्टेट दैट एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है अगर कोई, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। अब ये देखो, आपको ये पता चल रहा है कि इंटरनल एनर्जी तो हीट प्लस वर्क है ना, या तो हीट करो या फिर वर्क करो, तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ऐसा पता चल रहा है। आपने बचपन से ये पढ़ा भी तो था ना, एनर्जी क्या यही तो है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉय बट इट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वही है ये। तो ये फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अब ऐसे समझ लो, जब आप हीट दोगे वर्क दोगे, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ना, बस ऐसे समझ लो। अभी देख लो, लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमें, सीक्वेंस में पढ़ना है, जो आपको समझ में आ रहा वो नहीं पढ़ना, जो आपको एकदम बता दिया जाता है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना। ये देखो, इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच स्टेट दैट एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब क्या है, इट इज कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो नोट देखो, देयर इज ए कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी एंड दैट ऑफ ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम। वी कैन स्पेसिफाई एन unambiguous absolute value for the volume of a system in a particular state but not the absolute value of the internal energy। अब आप क्या कह रहे हो, देखो इंटरनल एनर्जी जो है ना, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते, इतनी है, हम चेंज बता सकते हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब गई तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वो तो बताया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी तो बहुत हो सकती है ना, उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी, एटम की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी,
और रोटेशनल एनर्जी बहुत सारी हो सकती हैं। हाउएवर वी कैन मेजर ओनली द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम, यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख लो ये क्या कह रहा है, ये देखो ये सॉल्यूशन क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को एक्सप्रेस करो, कैसे करोगे? देखो, नो हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब क्यू क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम से नहीं, फ्रॉम द सराउंडिंग। क्यों? क्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब जो होनी थी, सिस्टम जो करना था, नहीं हुई है। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मैंने क्या बताया था? जब वर्क बाय द सिस्टम होता है तो क्या होता है? बताओ जरा, जब वर्क बाय द सिस्टम होता है तो क्या होता है? ये देखो सॉल्यूशन देख लो, इसका नज़र भी आ रहा है। जब वर्क बाय द सिस्टम होता है तो क्या होता है? देखो ये दोबारा लिख लो, अब सुन लो एक बार। ये है वर्क डन बाय सिस्टम। अब सिस्टम ने वर्क किया है तो क्या होता है? निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम मतलब कि आपने सिस्टम पे वर्क किया, कुछ आपने सिस्टम पे वर्क लगाया तो क्या होता है? पॉजिटिव। ध्यान रहेगा। तो ऐसे ही हीट, अगर कोई भी क्यू हीट जो है वो क्या हुई? रिलीज हुई, रिलीज हुई, सिस्टम ने रिलीज करी, मतलब सिस्टम ने। तो जैसे वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने करी तो क्या है? ऐसी हीट रिलीज सिस्टम ने करी तो क्या था? निगेटिव। ध्यान रहेगा ये। अब देखो, अब देख लो, बस बस इसका एक ही कर लेते हैं, बहुत है। नो हीट इज एब्जॉर्ब, ये एक सिस्टम था, तो हीट क्या है? हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई और बाय द सिस्टम फ्रॉम द सन, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क कर दिया है हमने। हमने क्या किया? वर्क कर दिया है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज द सिस्टम? जब हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, वर्क कर लिया। अगर आपने वर्क किया है तो वर्क क्या करता है? तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता, और इंटरनल एनर्जी बढ़ाता तो टेम्परेचर बढ़ता, मतलब कि हीट निकलती। तो हीट नहीं निकली है, देखो, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम ने ना हीट एब्जॉर्ब की ना हीट निकली है। इसका मतलब जो वॉल होगी वो कौन सी होगी? एडायबैटिक। ये पूछा ना, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम है, तो कौन सी है? एडायबैटिक। एडायबैटिक की तो वॉल होती थी जिससे क्या होता था? जिससे हीट का आदान प्रदान नहीं होता था, हमने पढ़ा है। ठीक है, बस, और बाकी आप देख लेना दूसरा तीसरा। चलो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं वर्क। अब हम कुछ वर्क करेंगे सिस्टम पे। तो सबसे पहले, अब पहले तो एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन क्या है? देखो, मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क। देखो, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो जिससे क्या होता है? गैसेस होती हैं कैपेबल ऑफ डूइंग कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करने के लिए काम आ सकती हैं। जब जनरेशन ऑफ हीट, और या फिर हीट निकलती है, मतलब कि कोई ए प्लस बी रिएक्शन हुई है किसी सिस्टम में, तो कुछ उससे गैस निकली, कुछ मैकेनिकल वर्क हो सकता है, या क्या हो सकता है? हीट निकल सकती है, एक्सोथर्मी। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू क्वान्टिफाई दीज चेंजेस। हमें क्या है? ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि देखना कि क्या क्या कितना निकल रहा है, क्वांटिफाई करना। एंड रिलेट दैम टू द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किस तरह से बढ़ रही है सिस्टम की, घट रही है, देखना। लेट अस सी हाउ, कैसे। ठीक है, तो अब हम वर्क को देखेंगे, वर्क को डिफाइन करेंगे, वर्क क्या चीज़ है। चलो देखो, ये काफ़ी प्रोसेस में दिखाया हुआ है वर्क क्या है। चलो कोई बात नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेट अस कंसंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ द वर्क ए सिस्टम कैन डू। सबसे पहले हम इस चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं कि कैसा वर्क है सिस्टम कैन डू, कोई भी सिस्टम कैसा वर्क कर सकता है। तो वी विल कंसीडर ओनली मैकेनिकल वर्क, हम केवल मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब कि हम कुछ इस टाइप से बात करेंगे कि भैया ये एक सिस्टम है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, और आपने कोई भी रिएक्शन में हीट दी, मान लो आपने हीट दी है, ठीक है, एनर्जी दी है, गर्म करा, तो ये क्या कर लेता है? ये पिस्टन को यूपर उठा सकता है ना अगर वर्क करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? प्रेशर और वॉल्यूम के सापेक्ष में के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखेंगे। यूँ तो वर्क तो बहुत सारा हो सकता है ना। स्प्रिंग वर्क क्या हो सकता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। क्या वर्क होते हैं? क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है। तो वर्क तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें केवल कौन सा वर्क देखना है? हमें पी और वी, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब देखो,
फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क समझना है, लेट अस कंसिडर ए सिलेंडर विच कंटेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये इसने क्या कहा है कि भैया ये एक सिस्टम बना दिया इसने, ये देखो, और ये एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल ये ऊपर से प्रेशर लगा दिया, इसमें क्या भर दी है, 1 मोल गैस भर दी है। ठीक है, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी आई, तो जो वॉल्यूम था कितना भर दिया, वी आई। ठीक है। एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज पी, प्रेशर की गैस का क्या रख दिया इसने कि भैया ये जो प्रेशर है ये है पी। अब इसने कहा इफ एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल विच इज ग्रेटर देन पी, जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल इसको बढ़ा ये ज़्यादा है इससे, तो जब ये ज़्यादा है तो ये इसको दबाएगा अंदर, तो ये देखो पी एक्सटर्नल ये यहाँ तक ले गया है, ये यहाँ तक ले गया है ना। तो पहले तो वी इनिशियल था, वॉल्यूम इनिशियल तो ये हो गया ये वॉल्यूम, तो वी फाइनल केवल ये हो गया, तो वी फाइनल तो कम हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रेशर लगा है। ठीक है। पिस्टन इज मूव इनवर्ड टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम, अब ये कब तक लगेगा, टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम पी इक्वल टू पी एक्स, मतलब ये तब तक लगेगा जब तक पी एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो जाता ये पी गैस का प्रेशर। भाई जब मॉलिक्यूल पास होंगे तो फिर ये ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ना, अब तो मॉलिक्यूल दूर हैं तो ये प्रेशर बाहर को कम लगा रहे हैं, जब इसका ज़्यादा था अंदर को, बाहर से अंदर को लगाया इसने ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल हो गए पास, मॉलिक्यूल जब पास हो जाएंगे तो इसे इक्वल कर दिया और ये यहाँ पे रुक गया। तो देखो अब ये यहाँ से लेट द चेंज बी इन सिंगल स्टेप इन द फाइनल वॉल्यूम वी फाइनल, ये वी फाइनल है। ठीक है, ये वी फाइनल। अब देखो मैं आपको बताऊँ ये किस फॉर्मूले से वर्क निकलेगा, देखो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो ये लिखा ना आपने एफ एस कॉस थीटा, सुना होगा, पता होगा। ठीक है, कॉस थीटा मतलब कॉस, यहाँ तो बात 180 में चल रही है तो मतलब कि माइनस निगेटिव आ जाएगा। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, पी इजिकल टू एफ अपॉन ए होता है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना दिखा रहा है, एल। ठीक है, एल। अब मुझे बताओ एरिया इंटू एल, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो पी इंटू माइनस पी में चल रहा था, माइनस पी डर वर्क क्या हो गया फिर, माइनस पी, ये एक्सटर्नल है ना, और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज एक्सटर्नल, ये हो गया डेल्टा वी। ये निकल जाएगा ना, ये फॉर्मूला आ गया समझ में। अरे एरिया इंटू एल क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम में जो भी चेंज आया है, अब इससे यहाँ से समझ लो ऐसे ही कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल टर्म एग्जैक्ट याद रखनी है। देखो ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन सपोज पिस्टन मूव ए डिस्टेंस एल, पिस्टन कितना चलता है एल, एंड इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए, मैंने बताया। फाइनल चेंजेस क्या आ गया, लेंथ इनटू एरिया, यानी कि इसको बोल दिया इसने डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब वी फाइनल मतलब वी इनिशियल। प्रेशर हम जानते ही हैं, मैंने बताया पी इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया। तब क्या क्या, फोर्स ऑन द पिस्टन पी एक्सटर्नल इनटू ए, है ना, एरिया। फोर्स क्या है, फोर्स ये आ गया ना, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय मूवमेंट ऑफ द पिस्टन देन। अब वर्क कितना कौन करेगा, वर्क तो ये करेगा ना, ये वाला पिस्टन ये दबा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कितना करेगा अब देख लो। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल, तो पी एक्सटर्नल और ये क्या हो गया माइनस डेल्टा वी। अब देखो वॉल्यूम तो वैसे भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आता है ना, तो फाइनल तो छोटा है, छोटा माइनस निगेटिव हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल वी क्या है ये फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, आ गया ना। तो आप क्या करोगे, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, ये हो गया W इजिकल टू ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। ध्यान रहेगा, लो ये और कर दो। चलो, द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशन साइन फॉर W। ठीक है, विच विल बी पॉजिटिव।
इट इंडिकेट दैट इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे सिस्टम पे नीचे को जाएगा, पिस्टन लगा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क कहाँ होगा, सिस्टम पे होगा, ऑन द सिस्टम। हेयर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी निगेटिव। क्यों, वी फाइनल यानी कि वॉल्यूम जो फाइनल है वो तो घटा है ना, तो जो चीज़ पहले आ रही है जो छोटी हुई है इसका मतलब निगेटिव। एंड निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव विल बी पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। हैंस द साइन ऑब्टेन फॉर द वर्क विल बी, तो वर्क का क्या होगा, वर्क क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, वर्क क्यों मिलेगा पॉजिटिव। अब देखो मैंने बताया था ना वैसे भी कि वर्क डन बाय द सिस्टम तो निगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, अगर वर्क हम सिस्टम पे कर रहे हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट। अब अगर देखो भाई ये बात तब कब हो रही है, जब ये बात तो तब हो रही है ना जब प्रेशर पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तभी तो बात चल रही है ना। तो ये यही कह रहा है द प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट नहीं है एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन, मतलब हर स्टेप पे, कई सारे स्टेप में हर स्टेप पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट नहीं है। बट चेंजेस इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप, जो चेंज हो रही ना चीज़ें वो एक निश्चित स्टेप में हो रही हैं, मतलब वर्क डन ऑन द गैस विल बी समड ओवर ऑल द स्टेप। तो ये इन सब सारे स्टेप का जो वर्क डन है इसको सम अप कर दिया हमने, एंड विल बी इक्वल टू, ये देखो सिग्मा पी डेल्टा वी, है ना, 6.5 बी, देखो 6.5 बी, ये देखो सबको कर दिया हमने। पी वी प्लॉट व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर जब कांस्टेंट नहीं है। एंड चेंजेस इन फाइनाइट स्टेप में हो रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ फाइनल वॉल्यूम। वर्क डन ऑन द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस पे हो रहा है। और देख लो ये प्रेशर, ये देखो प्रेशर यहाँ पर हो रहा है, 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 ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, और जो वी इनिशियल से वी फाइनल है ना, ये वी इनिशियल से वी फाइनल, ये देखो कई स्टेप में तोड़ दिया इसने, वी इनिशियल से वी फाइनल, फिर यहाँ से वी इनिशियल से वी फाइनल, फिर यहाँ से। तो इस तरह से आप देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं, कोई बात। अब देखो हम यहाँ पढ़ते हैं, कितना बढ़िया तरीके से बताया। देखो इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब पहले कुछ और था P1, फिर P2, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, मान लो कांस्टेंट नहीं है। वो जो हमने पढ़ा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये तो यहाँ पर जो पी एक्सटर्नल है ये तो कांस्टेंट है ना। अरे एक बार जो लग गया है, इसमें जो एक बार प्रेशर लग गया है, यहाँ पे हर ये लगा प्रेशर, और प्रेशर ने इतना दबा दिया, एक मिनट, प्रेशर यहाँ पे लगा और प्रेशर ने इतना दबा दिया, ये यहाँ से नज़र आ जाएगा दूसरे पेन से। ठीक है, अब प्रेशर लगा, ये प्रेशर लगा और प्रेशर ने डायरेक्ट यहाँ दबा दिया। अब यहाँ पे जो प्रेशर आया फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, भाई इसने इक्वल कर दिया। ठीक है, इसने ये तो काम बिल्कुल 1 सेकंड का काम हुआ, यहाँ पे दब गया, अब ये और ये हो गए इक्वल। ठीक है, अब हम पेन ले लेते हैं अपना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगर प्रेशर, इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट नहीं है, भाई चेंज हो रहा है, बट कंडीशन रखी है, बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस में ऐसे चेंज हो रहा है दैट इट इज़ ऑलवेज इन्फिनिटेजिमली। इसका मतलब होता है, ये तो बोला भी नहीं चाह रहा थोड़ा सा, इन्फिनिटेजिमली का मतलब होता है अति सूक्ष्म, इसका मतलब थोड़ा सा। तो जो प्रेशर लग रहा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है देन द प्रेशर ऑफ द गैस। जो ये गैस का, जो ये सिस्टम में गैस का जो प्रेशर है ना, गैस का जो प्रेशर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो हल्का सा झुकाएगा, फिर इसका कम हो जाएगा। देन एट
ईच स्टेप, हर स्टेप पे ऑफ कंप्रेशन द वॉल्यूम डिक्रीजेस, फिर थोड़ी सी वॉल्यूम घट जाएगी, फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा घट जाएगा, अति सूक्ष्म फर्क आ रहा है ना, अति सूक्ष्म, ये फिर थोड़ा घट जाएगा, थोड़ा घट, हर स्टेप पे हल्का सा ज़्यादा पड़ रहा है। ये पी गैस जो है वो हल्का सा पी गैस से थोड़ा सा एक ज़्यादा है पी एक्सटर्नल, और हर बार अलग हो रहा है, हर बार अलग। देन वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय इनफाइनटेसिमल, तो इसका क्या मतलब है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अति सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा कम होगा। भाई थोड़ा सा ये एक्सटर्नल ज़्यादा है तो थोड़ा सा फिर कम हो गया, फिर कम हो गया हल्का सा, फिर हल्का सा कम हो गया, फिर हल्का सा कम हो गया, यानी कि इसको इसने बोल दिया डीवी, है ना। ठीक है, इन सच केस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन। अब हम कैसे करेंगे, तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना, और इंटीग्रेशन बायो वाले के लिए बच्चों को थोड़ा सा भारी सा भी लगता है, तो कोई नहीं है, ज़्यादा पता भी नहीं है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो ये क्या है, तो W इज इक्वल टू, तो उसने उस थोड़ी सी चीज़ को V, ये क्या है इन I क्या बोल रहा है, इनिशियल, और V फाइनल तक कर दिया इंटीग्रेट, मतलब वो थोड़ा सा ही तो वॉल्यूम का लिया था, ये थोड़ा सा वॉल्यूम है ना, dV तो थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है, थोड़ा सा जो घट रहा है, फिर नन्ना सा घट गया, फिर नन्ना सा घट गया, फिर नन्ना सा घट गया, तो सबको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और ये हो गया P एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब देखो हेयर P एक्सटर्नल जो एट ईच स्टेज इज इक्वल टू, अब जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है हर स्टेज पे इज इक्वल टू, हमने तो हर स्टेज का ये पॉजिटिव कर दिया, इज इक्वल टू, अब जो P इंटरनल है, भाई P इंटरनल मतलब ये P इंटरनल यानी कि गैस का जो है, प्लस डीपी इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो ये क्या मतलब है, अब एक बार बताओ, ये बाहर, ये लग रहा है बाहर से, तो जो बाहर से लग रहा था ना P एक्सटर्नल, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल नन्ना सा, थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस थोड़ा सा जो ज़्यादा है ये DP, ये जो हल्का सा ज़्यादा बता रहा है, तभी तो कंप्रेशन हो रहा है, नन्ना सा कंप्रेशन हो गया, नन्ना सा हो गया, बिल्कुल नन्ना सा हो गया। फिगर 6.5C ये इसमें दिखाया हुआ है, फिगर 6.5C। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इनिशियल है और ये वॉल्यूम होगा फाइनल। ठीक है, इन एक्सपेंशन प्रोसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, अगर हम ये तो सब बात हो रही थी किसकी, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर इन्हीं कंडीशन में, सिमिलर कंडीशन में एक्सपेंशन हो, अगर ये वॉल्यूम सपोज करो, ये जो गैस का तुम वॉल्यूम दिखा रहे हो, ये अगर एक्सपेंड करे, बढ़ जाए ये वॉल्यूम, गैस का बढ़ भी तो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन हुई, द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा था, ये जो लग रहा था, ये क्या होगा, ये कम होगा, और ये अंदर वाला प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो P एक्सटर्नल क्या है, P एक्सटर्नल कितना हो गया, तो P इंटरनल माइनस DP, यही तो है मतलब, P एक्सटर्नल कितना कम होगा, तो जो P इंटरनल है तो थोड़ा सा कम होगा, ये इस थोड़े से कम को हमने बोल दिया DP। ठीक है, तो जनरल केस में अब हमने क्या लिख दिया, चाहे वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो जनरल केस में, एक मिनट, तो जनरल केस में हमने लिख दिया P एक्सटर्नल जो है इंटरनल के प्लस माइनस DP है, चाहे वॉल्यूम थोड़ा सा घट रहा हो, थोड़ा सा कम लगे प्रेशर या ज़्यादा लगे, यानी कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो या ज़्यादा हो, है ना। ठीक है, सच प्रोसेस आर कॉल्ड, ये प्रोसेस कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है कि ये थोड़ी सी इधर को भागती है, फिर थोड़ी सी पीछे को भाग देती है, थोड़ी सी आगे चली, थोड़ी सी पीछे चली, थोड़ी सी आगे चली, थोड़ी सी पीछे चली, थोड़ी सी आगे चली, धीरे धीरे कई सारे स्टेपों में चलती है। ठीक है, लिखा हुआ भी है डेफिनेशन।
चलो कोई नहीं, आसान ही है, ऐसा कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो। जितना हुआ बना रखा है आपने थर्मोडायनेमिक्स का, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे उसके बाद किसी के नोट्स पढ़ेंगे तो आराम से मज़ा आ जाएगा। ए प्रोसेस और चेंज, ए रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन दे रहा है, वो प्रोसेस या चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल, उसे रिवर्सिबल बोला जाएगा। इफ चेंज इज ब्रॉट आउट इन ए सच ए वे, जो चेंज होगा, वॉल्यूम बताओ कैसा चेंज हो रहा था, थोड़ा सा बढ़ रहा था, थोड़ा सा बढ़ रहा था, फिर थोड़ा प्रेशर लग गया, फिर थोड़ा नीचे को उड़ गया, फिर वॉल्यूम थोड़ा घटा। दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट, प्रोसेस कुड किसी भी मोमेंट पे हो रही है, बी रिवर्स, मतलब प्रोसेस हजारों लाखों उसमें हो रही है प्रोसेस स्टेप में, तो पहले ये गया, फिर थोड़ा सा ऊपर क्योंकि से गया, फिर एक नीचे गया, ये रिवर्सिबल चल रही है कई सारे स्टेप में, ऊपर को भी ले जा सकते हो तुम, आगे को भी ले जा सकते हो, पीछे को भी ले जा सकते हो, हर एक स्टेप पे रिवर्स चल रही है बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस। क्या बोल रहा है, मतलब बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा चेंज हो रखा है इसमें। ए रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड, ए रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ना वो आगे प्रोसीड होती है इनफाइनाइट स्लोली बाय ए सीरीज ऑफ, मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत बहुत धीरे धीरे आगे को बढ़ेगी फिर पीछे को हटेगी, आगे को बढ़ेगी फिर पीछे को, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में भी चलती है, सच दैट सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम और सराउंडिंग जो हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम की स्टेज में होते हैं विद ईच अदर, ठीक है, आपस में। तो प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल प्रोसेस से अलावा है, जो हमने अभी पढ़ी, थोड़े से इनफाइनाइट नंबर में हो रही है, थोड़ी सी आगे भागी फिर पीछे भागी फिर आगे भागी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ी घटा, फिर गैस ने प्रेशर लगाया, फिर बाहर से प्रेशर ज़्यादा आया, फिर गैस ने थोड़ा प्रेशर लगाया, फिर बाहर से प्रेशर ज़्यादा आया, फिर गैस ने, तो मतलब बहुत थोड़े थोड़े स्टेप में वो जा रही है। आर नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस से अलावा जो भी रिएक्शन होंगी, मतलब प्रोसेस होगी, वो कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, ठीक है। देखो इन केमिस्ट्री में बात करें जब हम, वी फेस प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इफ वी रिलेट द वर्क टर्म टू द इंटरनल प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती दैट कैन बी सॉल्व इफ वी रिलेट द प्रॉब्लम, अगर हम रिलेट द वर्क टर्म टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखो जब हम वर्क की बात करते हैं तो प्रेशर से कैसे कनेक्शन बैठ रहा है, ये देखो, वी कैन रिलेट वर्क, हम वर्क को रिलेट कर सकते हैं टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, किससे, इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम से। भाई एक बार बताओ, डब्ल्यू आपने पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से करा था, ठीक है, तो पी एक्सटर्नल कितना है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो ये पी इंटरनल से ही तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, प्लस माइनस करा था हमने डीपी, है ना, तो हम इंटरनल के थ्रू भी कर सकते हैं ऑफ द सिस्टम अंडर रिवर्सिबल कंडीशन बाय राइटिंग इक्वेशन 6.3 एज फॉलो, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे W रिवर्सिबल, आपने इंटीग्रेशन करा V इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल तक, P एक्सटर्नल और DV थोड़े से वॉल्यूम के लिए कर रहे हो ना, थोड़ा सा वॉल्यूम, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो इनिशियल फाइनल, तो एक्सटर्नल जो प्रेशर है रिवर्सिबल में, तो वो इंटरनल के प्लस माइनस ही तो फर्क आ रहा था ना, मतलब थोड़ा सा ही तो फर्क आ रहा था, अरे थोड़ा सा ही प्रेशर या तो कम होता था अंदर का, यानी कि सिस्टम का थोड़ा सा कम होता था, या क्या होता था, या ज़्यादा होता था, और डीवी, ठीक है। अब डीपी एक तो थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल हो गया तो ठीक है, छोड़ो ना डीपी को, छोटा सा ही तो प्रेशर है, डायरेक्ट यही लिख दो ना, वी डब्ल्यू रिवर्सिबल, वी फाइनल, वी इनिशियल, पी इंटरनल ही प्रेशर मान लो, डीपी जो छोटा सा फर्क आ रहा है उसे छोड़ो, डीवी, ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, बस ये है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का प्रेशर है, ठीक है, यानी कि पी इंटरनल विच वी कैन राइट एज पी नाउ, अब पी इंटरनल जो गैस का प्रेशर है उसे अब लिखेंगे हम पी नाउ, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म इट्स वॉल्यूम थ्रू गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन कौन सी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो अब आप क्या लिखोगे,
जो आपका ये पी बोल रहा है ना, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इंटीग्रेशन करने के लिए nRT/V। तो आपने P को लिख दिया nRT/V। देयरफॉर कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो यहाँ पर देखो गौर से, ये कौन सी कंडीशन है? कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो W रिवर्सिबल, V इनिशियल माइनस फाइनल। तो आपने P की वैल्यू क्या डाल दी? nRT/V, और ये dV था ही, ठीक है। और आप जानते हो इंटीग्रेशन किसका? ये nRT तो पहले आ गया बाहर, ठीक है। तो dV/V का इंटीग्रेशन क्या हो गया? dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? अब V हो गया, तो nRT log नेचुरल लॉग ln है ना, ln, ये ln x होता ना, ठीक है, ln V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। और नेचुरल लॉग जो आप ln लिखते हो, उसका बेस जो e है होता है, उसकी जगह आप 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? ये कब कंडीशन है? आपने ये टेम्परेचर का क्या माना है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रख लेना। आइसोथर्मल प्रोसेस करी है, टेम्परेचर चेंज नहीं लिया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं लिया। ये टेम्परेचर क्या है? सेम है ये, तभी आपने क्या लिया? टेम्परेचर चेंज, ठीक है। टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में है, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम। अब गैस का ये सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कोई प्रेशर ना लग रहा हो, मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्रेशर ना हो, वैक्यूम की बात हो रही है। एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम, यानी P एक्सटर्नल 0, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से गैस जा सकती है, आ सकती है। P एक्सटर्नल 0 इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। मतलब क्या है? फिर क्या है? फ्री एक्सपेंशन। तो नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन, फिर कोई वर्क ही नहीं होगा जब P एक्सटर्नल क्या है? 0 हो गया है, तो कोई वर्क नहीं होगा। आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, बट W क्या है? P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर P एक्सटर्नल क्या हो गया है? फ्री एक्सपेंशन में 0 हो गया है, तो क्या हो गया? W=0 हो गया, और रिवर्सिबल इक्वेशन ये है। अब नाउ वी कैन राइट 6.1 इन द नंबर ऑफ वे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस। अब हम लिख सकते हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट W माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V है, पता है फॉर्मूला। अब आप क्या लिखो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या था? डेल्टा U, जो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, या तो उसको हीट देते हैं या देते हैं वर्क, Q+W था। तो W की जगह क्या लिख दो? डेल्टा U=Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही तो हो गया, P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये है ना। अब देखो, इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर डेल्टा V कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है डेल्टा V=0। तो ये डेल्टा V 0 लिखोगे तो ये तो 0 हो गई पूरी। तो डेल्टा U क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो डेल्टा U=Q, और Q जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो QV लिखेंगे एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो, जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम मान लो ये है ना, वॉल्यूम बढ़ा नहीं है, ठीक है, सेम है, और जब आप उसको हीट देते हो, तो आप मुझे बताओ हीट क्या करेगी? हीट इंटरनल एनर्जी तो चेंज करेगी ना, मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी होगी उसी को तो बढ़ाएगी भाई। दो काम कर सकती है, या तो हीट क्या कर सकती है, या तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकती थी, या कर सकती थी वर्क। तो वर्क आपने मना कर दिया कि भैया वर्क नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये तो एकदम वॉल्यूम इसका चेंज हो ही नहीं रहा, वॉल्यूम बिल्कुल एग्जैक्ट ये रख दिया है, ठीक है। तो वर्क नहीं करना, तो क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी हो गई हीट, है ना। ये देखो, ठीक है। इफ़ द सबस्क्रिप्ट V इन QV डिनोट्स दैट हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। चलो ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, आइसोथर्मल क्या है? टेम्परेचर कैसा है? एंड फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का होता है टेम्परेचर कांस्टेंट,
टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। एंड फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या हो रहा है, डब्लू तो हो ही नहीं रहा, फ्री एक्सपेंशन है, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में। तो फॉर आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर है कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम मतलब वैक्यूम में हो रहा है ना, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, कितना ही हो जाए, कोई रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, प्रेशर कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। तो वर्क तो हो गया, क्या हो गया, वर्क जीरो हो गया। तो पी एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया, जीरो। भाई पी वर्क क्यों जीरो हो गया, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल जब हम बात करें फ्री एक्सपेंशन की, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो इंटू डेल्टा वी मतलब डब्लू क्या हो गया, वर्क तो हो गया जीरो। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या था, जो इंटरनल एनर्जी है तो क्या है वो क्यू प्लस डब्लू है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो डब्लू तो हो गया जीरो, ठीक है, डब्लू तो हो गया जीरो, ठीक। अब देखो, सिंस पी एक्सटर्नल बराबर जीरो ऑल्सो जूल डेटरमाइन एक्सपेरिमेंट दैट क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, तो देखो जूल डेटरमाइन एक्सपेरिमेंटली डेट क्यू, अगर हीट जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया, ये तो इंटरनल एनर्जी। अब इन्होंने कुछ कंडीशन दी हुई हैं, आपको तो ये तो पता ही है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, मतलब बढ़ती है घटती है जो भी, या तो हीट दो या फिर क्या दो, वर्क करो, कोई भी, ठीक है। तो कैन बी एक्सेप्ट फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल चेंज। देखो आइसोथर्मल क्या है, अब आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एक बात बताओ, और कौन सी ये प्रोसेस, इरिवर्सिबल की बात हो रही है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो डेल्टा यू तो हो नहीं रहा, तो क्यू प्लस डब्लू, ये डेल्टा यू का क्या हो गया, डेल्टा यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो क्यू प्लस डब्लू मतलब कि क्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस डब्लू, है ना, देखो क्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस डब्लू, इसका मतलब हो गया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल क्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस डब्लू। तो पी माइनस डब्लू मतलब पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना, यही तो हो गया, माइनस माइनस फार्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो माइनस से माइनस घट गया, तो ये फार्मूला बन गया। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंजेस के लिए देखो, रिवर्सिबल चेंजेस के लिए हमने फार्मूला ये निकाला था ना, ये कहाँ गया, कहाँ भाग गया, ये 2.303 NRT लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ठीक है। और एडायबैटिक के लिए देखो, एडायबैटिक के लिए क्या होती है, क्या होती है हीट, क्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, हीट कोई चेंज नहीं होती एडायबैटिक में, तो उसकी इंटरनल एनर्जी ही उसकी डब्लू एडायबैटिक होगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या पता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, तो डब्लू ये कौन सा, एडायबैटिक वर्क, ठीक है। अब क्यू क्या है यहाँ पर जीरो, तो डेल्टा यू क्या हो गया, डब्लू एडायबैटिक, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब आप एक बात मैं बताऊँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे 1% कि सर ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंजेस में, ठीक है, ये कैसे हुआ, आइसोथर्मल में आपने ये डेल्टा यू का कैसे दिखा रहे हो, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मीन्स कांस्टेंट है, तो आपने डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो क्यों दिखाया, बताया। अरे बच्चों देखो, अब आप डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू का क्या मतलब है, एक मिनट, जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, मान लो ये सिस्टम है, तो इसमें जो गैस है उसके मॉलिक्यूल में एनर्जी कब भरेगी, या तो उस पर हीट गर्म करें उसमें, या फिर उसके ऊपर क्या करें, वर्क करें, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि तब होगी चीज़ें तो मॉलिक्यूल में एनर्जी आएगी, तो हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल में एनर्जी नहीं आई, हमने ये कहा मॉलिक्यूल में एनर्जी नहीं आई, ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब जो भी आपने हीट दोगे ना, तो वो क्या काम करेगी, वो वर्क ही करेगी, इंटरनल एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर उस पर पड़ता, क्यों, क्योंकि उस पर पड़ता तो फिर होता टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टेम्परेचर होता चेंज, और ऐसा कोई बात है नहीं है, ठीक है। तो Q इजिकल टू डब्लू, फिर इंटरनल एनर्जी चेंज हो ही नहीं जब आइसोथर्मल है, सेम टेम्परेचर पे हो रही है। तो एडायबैटिक चेंज में क्या हो गया, क्यू एडायबैटिक क्या होती है ये बताइए प्रोसेस, यहाँ से क्या होता है, हीट का आदान प्रदान नहीं होता, तो मतलब Q इजिकल टू जीरो हो गए, तो इंटरनल एनर्जी डब्लू एडायबैटिक हो गई,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन है आराम से। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर कौन सा है ये, 167। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। अब शुरू होता है नया टॉपिक, एंथैल्पी। ठीक है, देखो अब ये नया फंक्शन आया एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स का नया फंक्शन आया। ये क्यों आया, ये इसने बताया कि भैया जो मोस्टली जो तुम ये कह रहे हो ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ये जो सिस्टम बात कर रहे हो, जो भी रिएक्शन कर रहे हो आप, मान लो ये गैस वैस की थी या कुछ भी रिएक्शन कर रहे हो, तो आपको पता है जो मोस्टली रिएक्शन होती है ना 99%, वो किसी भी रिएक्शन लैब में कहीं भी हो रही है, किसी भी सिस्टम में हो रही है, बीकर उकर में, तो उसमें कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। मानते हो इस बात को? तो इसका मतलब ये प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। तो ये सारी बातें ना कांस्टेंट प्रेशर पे करो, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करो। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमारा तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यही तो पता लगाना है। तो अब बात होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए नई टर्म आ गई एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी क्या ही है, अब समझो। ए यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन, एक नया स्टेट फंक्शन आया है एंथैल्पी का। ठीक है, वी नो डैट हीट एब्जॉर्ब, जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी, इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। भाई जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट ढक रखा है, एकदम बंद कर रखा। जब आपने हीट दी तो भाई ये वर्क तो कर नहीं रहा, ये हम तो केवल प्रेशर वो पिस्टन वाला ले रहे थे कि पिस्टन ऊपर को कर दे, वर्क तो कर नहीं रहा यहाँ पर। तो क्या होगा, तो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो केवल यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है ना इसके अंदर, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा बस, है ना, वर्क तो हो नहीं रहा। दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्यों, डेल्टा यू बताओ क्या होता है, क्यू होता है प्लस डब्लू होता है। एबा बताओ डब्लू आप कर नहीं रहे क्योंकि कांस्टेंट क्या ले रखा है, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू क्या, डब्लू क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी तो कांस्टेंट है, यानी कि ये चीज़ है, तो डेल्टा वी जीरो हो गया, तो ये डब्लू तो हो गया जीरो। तो जब यानी कि डेल्टा यू इक्वल टू हो गया क्यू। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो रही है तो भैया इसे कांस्टेंट क्यू वी लिखेंगे। अब बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये यही बोल रहा है, आर कैरिड आउट नॉट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बट मतलब हो रहा है नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट इन फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में आप जो रिएक्शन करते हो ना अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर, भाई उसमें तो लैब में जो करते हो काम, आप किस में करते हो, जो भी टेस्ट ट्यूब हैं, फ्लास्क हैं, इसमें रिएक्शन करते हो तो कांस्टेंट प्रेशर होता है वहाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो वी नीड टू डिफाइन अनदर स्टेट फंक्शन, तो हमें एक नए स्टेट फंक्शन की जरूरत पड़ी विच में बी सुटेबल अंडर दिस कंडीशन, जो इस कंडीशन में सुटेबल हो। ठीक है, तो वी में राइट इक्वेशन 6.1 एज। अब देखो आप 6.1 इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर वेयर क्यू पी क्या है, इज हीट एब्जॉर्ब्ड। क्यू पी क्या है, क्यू पी क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड है ना। और कब, बाय द सिस्टम, कब कब हीट एब्जॉर्ब्ड है, सो वेयर क्यू पी इज हीट एब्जॉर्ब, है ना, हीट एब्जॉर्ब हुई है बाय द सिस्टम, सिस्टम से। एंड माइनस पी डेल्टा वी, ये जो माइनस पी डेल्टा वी है ना, माइनस पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट क्या दिखा रहा है, एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो कितना एक्सपेंशन हुआ है, वर्क डन किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो भाई कितना सिस्टम के द्वारा हुआ है। तो लेट अस रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट बाय द सबस्क्रिप्ट 1 एंड फाइनल स्टेट बाय 2। देखो वी कैन री राइट द एबव इक्वेशन एज, तो हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने ये इक्वेशन थी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, आगे क्या थी, क्यू प्लस डब्लू थी। ठीक है, तो क्यू तो हमने डेल्टा इंटरनल एनर्जी थी, क्यू किस पे ले ली, कांस्टेंट प्रेशर पे ले ली। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। तो डब्लू क्या है, वर्क क्या है बताओ, पी डेल्टा वी है ना। ठीक है, पी डेल्टा वी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये यही बता रहा है, ये यही बता रहा है, डेल्टा यू को यू टू माइनस यू वन, क्यू पी माइनस पी वी टू माइनस वी वन। रीअरेंज करा उसने क्यू पी को, देखो क्यू पी ये रीअरेंज कर दिया, यू टू प्लस पी वी टू
और U1 प्लस PV1, U मतलब इंटरनल एनर्जी। नाउ वी कैन डिफाइन अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन, एक फंक्शन एंथैल्पी। ये अलग से फंक्शन का इजाद हुआ, ऐसे समझ लो। तो ग्रीक वर्ड एंथैल्पियन, इसका मतलब होता है हीट कंटेंट, कितना हीट। अब ये सारी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो होती हैं सारी बातें, ठीक है। तो H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV, ये इसका हीट कंटेंट है जो आप एंथैल्पी पढ़ते हुए इसका फॉर्मूला है, आगे बनेगा पूरा। तो 6.6 को कैसे लिख सकते हो आप इस वाली रिएक्शन को? तो U प्लस PV ये यही है ना, तो ये H2 लिख दो, इसको H1 लिख दो, तो ये क्या हो गया? डेल्टा H, डेल्टा H हो गया, है ना। अब देखो, ऑल दो Q इज ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है, मैंने क्या बताया था? हीट Q एंड वर्क पाथ पे डिपेंड करते हैं। H इज ए स्टेट फंक्शन, वैसे क्या है ये H जो है आपने एंथैल्पी, स्टेट फंक्शन है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी पे तो डिपेंड करता है ये एंथैल्पी। ये किस पे डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी पे। भाई कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी? एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। अब प्रेशर P एंड V ऑल ऑफ विच आर स्टेट फंक्शन, ये तो सारी स्टेट फंक्शन है। देयरफॉर डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया, और QP इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो अब देखो, वैसे तो हीट और वर्क क्या है? पाथ फंक्शन, बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP वो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। चलो अब लिखो, फॉर फाइनाइट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर पे वी कैन रीराइट इक्वेशन 6.7। अगर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या लिख रहे हो? डेल्टा H लिख दोगे, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर को बाहर निकाल दो, तो ये आ गया नया टर्म, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, जब हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर तो है कांस्टेंट और हीट हो रही है, क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंजेस इन एंथैल्पी, मतलब आप ये है और ये एक कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लग रहा है? कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, और इसके मतलब है हीट इज, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब आप, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना सिस्टम के द्वारा है, तो आप क्या मीज़र कर रहे हो? मीज़र कर रहे हो एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हो, ये नया नया है। और एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। याद रहेगा ये? कैसे आया ये बताओ ज़रा, इंटरनल कैसे आया ये? देखो ये निकल के आया था ना, ये रहा, ये रहा H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब QP करा था आपने, क्या है QP? H2 माइनस H1 डेल्टा H, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रख लो, ज़्यादा टेंशन मत लो ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखो, रिमेंबर डेल्टा H, मैंने बताया डेल्टा H क्या है? QP है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देख लो, डेल्टा H इज निगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H कहीं आपको ये लिखा हुआ होता ना, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 513 किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब है इतनी एनर्जी निकल रही है, विच इन्वॉल्व हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंड डेल्टा इज पॉजिटिव अगर लिखा हुआ है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा V इजिकल टू हो जाएगा 0। भाई अगर ये बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की तो डेल्टा V क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? QV। देयरफॉर इक्वेशन 6.8 बिकम क्या हो जाएगी? डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U इजिकल टू QV। ये देखो 6.8 कहाँ गई? हाँ ये देखो 6.8। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये टर्म कितनी हो गई? 0 हो गई ना, तो डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U हो गया। ये देखो, ये यही तो बताया, डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये कितना? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम,
ठीक है। अच्छा ये क्यों हो गया, क्यों? क्योंकि आपने डेल्टा क्यू इंटरनल एनर्जी कैसे भरती है, क्यू प्लस डब्लू, तो डब्लू तो हो गया जीरो क्योंकि डेल्टा वी वॉल्यूम जीरो है, पी डेल्टा वी फॉर्मूला होता है ना वर्क का, तो ये तो हो गई टर्म जीरो, तो ये हो गया क्यू। ठीक है, और क्यू में भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, चलो अब हम ये थोड़ा सा ये चीज़ पढ़ते हैं। फॉर्मूला एक ये आएगा इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में ये रिलेशन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये कैसे आया, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखो द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच है ना एंथैल्पी और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है इज़ नॉट यूजुअली सिग्निफिकेंट। तो ये इसका यूज़ कहाँ नहीं हो रहा, कौन से सिस्टम में नहीं हो रहा, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सॉलिड या लिक्विड। मतलब अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें ना तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रेशर चेंज इतना नहीं होता। रीज़न मतलब प्रेशर चेंज इन द सेंस उसमें क्या होता है, देखो सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट सफ़र एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। अब उसमें क्या होता है, जैसे अब सॉलिड है, कोई भी रिएक्शन सॉलिड में है में हो रही है या लिक्विड हो रही है, मान लो सोडियम है Na प्लस, मान लो वाटर की रिएक्शन हो रही है, तो मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो आप ये बताओ इसमें ना सोडियम सॉलिड हो या लिक्विड हो, इनमें ना वॉल्यूम का चेंजेस नहीं होता, ये लगभग जितने वॉल्यूम में चल रही है उतनी होती है, ये कहना चाह रहा है। और अगर किसी भी ये समझ लो किसी भी रिएक्शन में अगर गैस की बात चल रही है, या तो प्रोडक्ट में गैस बन रही हो या फिर रिएक्टेंट में गैस हो या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गैस गैस में चेंजेस आ रहे हों, तो गैस के वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मान लो पहले V1 था और उसके बाद V2। अब सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो द डिफरेंस हाउ एवर बिकम सिग्निफिकेंट वैन गैसेज आर इन्वॉल्व। तो क्या है, तो हम जो ये डिफरेंस है ना तब इसका कुछ मकसद निकलेगा जब क्या है गैसेज रहेंगी रिएक्शन में। अब मान लो लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, किसी मान लो रिएक्शन हो रही है और उसमें गैसेस हैं। इफ वी ए इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज रिएक्टेंट, मान लो ए प्लस बी जो वॉल्यूम है, सी प्लस डी प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है उसको मान लिया उन्होंने वी ए। ठीक है, और वी वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट के जो टोटल वॉल्यूम है उसको उन्होंने मान लिया वी बी और रिएक्टेंट के वी ए। अब एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो एन ए जो रिएक्टेंट के टोटल रिएक्टेंट है उसके मोल कितने मान लिए, गैसियस मोल, गैसियस वाले केवल गैसियस लेना है, अगर कोई सॉलिड लिक्विड है वो नहीं लेना, तो मान लिए एन ए। एंड एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के जो गैसियस मोल थे उनको मान लिया एन बी। एट ऑल कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा नॉर्मली जो रिएक्शन हम यही तो बात कर रहे थे, ये एंथैल्पी जो डेल्टा एच क्यों आया, क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि जो मोस्टली रिएक्शन हो रही थी वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो हो रही थी। क्योंकि अगर जो भी आप लैब वगैरह में रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूम वाला लग रहा है। ठीक है, एंड टेम्परेचर देन यूजिंग द, देखो एट ऑल कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर देन यूजिंग द आइडल गैस लॉ वी राइट। तो अब आइडल गैस लॉ किस तरह, तो एक बार बताओ पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना पढ़ा होगा, और ये उसके लिए हो गया क्या, जो ये वॉल्यूम किसके लिए है पी वी ए, ये रिएक्टेंट के लिए हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया ना प्रोडक्ट के लिए, पी वी वी इजिकल टू एन बी आर टी। अब अगर पी वी बी माइनस पी वी ए करो इन दोनों इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी, मतलब एन बी माइनस एन ए आर टी, तो पी वी वी माइनस पी ए यानी पी डेल्टा, ये रिएक्शन बन गई नहीं बनी, ये रिएक्शन बन गई नहीं बनी, पी डेल्टा वी इजिकल टू डेल्टा एन। और ये जो होंगे, ये जो केवल गैसियस मोल की बात चल रही है, क्योंकि गैसियस मोल ही वॉल्यूम में चेंजेस करते हैं, हम केवल गैसियस मोल की बात करेंगे। Here delta Ng refers to the number of moles of the gaseous product minus the number of moles of the gaseous reactant। तो ये जो डेल्टा Ng आएगा ना, तो किसके, ये प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट के जो मोल हैं उसमें से क्या घटाना है, गैसियस रिएक्टेंट के मोल को घटाना है, तो आ जाएगा डेल्टा Ng। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी फ्रॉम द इक्वेशन 6.9, ठीक है, वी गेट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखो देखो 6.9 देखो आप, ये क्या थी 6.9, कहाँ गई 6.9, कोई बात नहीं, अरे कहाँ गई 6.8,
चलो 6.9, ठीक है। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। एक मिनट, ये साफ़ कर दो थोड़ा सा। तो हेयर डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियर प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियर रिएक्टेंट हो गया। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी फ्रॉम द इक्वेशन 6.9 से इन इक्वेशन 6.8 में, तो 6.8 क्या थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या थी, पी डेल्टा वी थी। ये देखी आपने, ये देखिए आपने, पी डेल्टा वी थी। तो पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख दोगे, डेल्टा एन जी आर टी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन सा फॉर्मूला हो गया जिस पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। द इक्वेशन 6.10 यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा एच फ्रॉम डेल्टा यू एंड वाइस वर्सा। तो आप इससे अपनी एंथैल्पी कभी पता कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी कभी पता कर सकते हो। आर पता ही है गैस कॉन्सेंट, टेम्परेचर है केल्विन में, जो भी दिया हुआ होगा आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया क्या है। ठीक है, अब देखो नया टर्म है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये देखो, अब देखो बच्चों, ये देखो एक बार, अब देखो एक नई टर्म आई है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव, ठीक है। देखो आप, मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये एक गैस ली है एट वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पर, ठीक है। ये एक गैस है, ये नज़र आ रही होगी। आप मुझे बताओ, इस रूम को ऐसे आधा आधा कर दिया तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बन गया, V/2। और ये जो पूरे रूम में थी इस तरह, कोई टेम्परेचर था कितना, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी कर दिया V/2, वॉल्यूम आधा आधा हो गया। मगर इसमें जो टेम्परेचर है, मान लो कमरे के आधे हो गए, इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या 15-15 हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर तो 30-30 ही रहेगा। तो यानी कि टेम्परेचर तो नहीं हुआ, ठीक है, टेम्परेचर तो सेम ही रहा और वॉल्यूम हो गया आधा आधा। तो इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम में तो फ़र्क आ गया, टेम्परेचर में। उसी तरह हनी है, हनी मतलब शहद है, ठीक है। आपने लिया 1 kg, ठीक है, तो 1 kg लिया आपने, ठीक है। और इस 1 kg के कर दिए 2 पार्ट, तो 1 kg के कर दिए 2 पार्ट, 2 टुकड़े, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये हो गया 500 ग्राम, ये हो गया 500 ग्राम। तो अब मुझे बताओ, इसकी जो इसकी डेंसिटी थी D, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। अरे इसकी डेंसिटी जो जितना घना होगा, जितना कैड़ा होगा, वो जितना विस्कस होगा, या विस्कोसिटी मान लो, चलो विस्कोसिटी, इसकी भी विस्कोसिटी यही रहेगी, इसकी भी। अगर मान लो इनकी विस्कोसिटी ये थी, इतना थोड़ा था ऐसे, या डेंसिटी मान लो, तो मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ ये बताने वाला हूँ आपको कि ये सेम रहेगा ना, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी तो ये चेंज हो गई जब हमने इनको आधा कर दिया, तो ये तो आधा आधा हो गया, क्वांटिटी तो आधी आधी होगी। और लेकिन कुछ प्रॉपर्टी तो चाहे मास पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही ना, चाहे थोड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो तो सेम हो गई। अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो एग्जाम्पल से तो आपने समझ लिया, ठीक है। तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, एक डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इज ए प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन क्वांटिटी पर, और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। और देखो किस, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, और साइज ऑफ मैटर, कितना मैटर है, मतलब उसका साइज कितना उस पर प्रेजेंट इन द सिस्टम, किसी सिस्टम में है। मान लो इसमें 2 kg है, ठीक है, और इसमें है 1 kg, या उसका आधा कर दिया हमने, तो इस पे डिपेंड कर रही है साइज ऑफ मैटर पे प्रेजेंट इन द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज़, मास है किसी चीज़ का, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी, etc आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो किस पे, साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है। भाई इसका मतलब ज़्यादा साइज होगा तो ज़्यादा होगी, कम साइज होगा तो कम होगी। मगर शहद था, शहद चाहे 1 किलो हो, चाहे उसका थोड़ा सा ले लिया आधा किलो, चाहे उससे भी थोड़ा सा ले लिया, उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अंदर की, ऐसे समझ लो, इन मतलब अंदर की क्वालिटी, ठीक है। दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट आर नोन एज, वो अंदर की क्वांटिटी, अंदर की उसकी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करती, साइज ऑफ मैटर पे नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे
टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है, भाई वो तो उतना ही रहेगा ना, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब किसी रूम में टेम्परेचर है, दीवार कर दी तो भी उतना ही रहेगा। डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी वही है, पानी की डेंसिटी मान लो 1 है, तो ठीक है, पानी चाहे 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, या बिल्कुल 10 ml ले लो। अब जो मोलर प्रॉपर्टी होती हैं, है ना, मोलर प्रॉपर्टी इज ए वैल्यू ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, देखो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एटम। मोलर प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी उसकी इंटेंसिव होती है ना, क्योंकि वो डिसाइडेड है कि भैया इतने के लिए हो रही है। अदर एग्जाम्पल आर मोलर वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी, cm। लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंसिव, अब हम देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे करेंगे। गैस एनक्लोज इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देखो इन्होंने गैस को इस तरह, जो मैंने एग्जाम्पल शुरू में बताया था, ये इस तरह ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह बता रहे हैं, ये इस तरह। लेट अस मेक ए पार्टीशन सच दैट वॉल्यूम इज हाफ, पार्टीशन कर दिया, आधा कर दिया वॉल्यूम, ईच पार्ट नाउ हैज़ हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ हो गया, v/2 हो गया। टेम्परेचर विल स्टिल रिमेन सेम, तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा। इट इज़ क्लियर दैट वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इससे पता चला है कि भैया टेम्परेचर तो सेम ही है, अंदर की है, ये तो अंदर की क्वालिटी समझ लो। एक्सटेंसिव मतलब कि जो मास वास पर डिपेंड कर रही है, मास पे, साइज पे, है ना, समझ में आ गए, ठीक है। तो जैसे ऐसे समझ लो, छोटा सा बाई चांस मान लो कि ऐसी देसी लैंग्वेज में, अब मान लो कोई 100 kg का अच्छा बॉडी बिल्डर है और कोई है 60 kg का, तो उनकी बॉक्सिंग कोई होती है, सेम की होती है ना, 60 kg की तो होगी। तो इसका मतलब ये एक तरह से एनर्जी, ताकत जो है, ताकत क्या है, एक्सटेंसिव हो गई। ये तो डिपेंड कर रही है कि कितने वेट का आदमी है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं बताना चाह रहा हूँ। कभी बॉक्सिंग या फिर जो है कुश्ती उस्ती होती है, सेम वेट के नियर बाई वेट के आसपास होती है ना, या जो लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी वेट का चेकअप होता है कहीं ना कहीं। तो ये जो एनर्जी है कि भैया कौन कितना ताकतवर है बॉडी के, तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि भैया ये मास पे डिपेंड कर रहा है, इतने केजी के ही सेम रखे जाते हैं इसलिए। और इंटेंसिव मान लो, ऐसे समझ लो कि एक तरह की इंटरनल, ये है इंटरनल, है ना, इंटरनल, अंदर की, ठीक है, अंदर की अच्छाई समझ लो, अंदर की प्रॉपर्टी समझ लो। इंटरनल को मान लो अंदर की प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताओ ज़रा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब चाहे वो 1 kg हो, 100 ग्राम हो या 10 ग्राम हो, ठीक है। डेंसिटी है, शहद है, दूध है, मिल्क है, इनकी डेंसिटी है किसी की, तो चाहे वो 1 kg की हो या आधे kg की हो, ठीक है, वो सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। चलो अब हम नया टॉपिक करेंगे, हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों।